गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने मौर्य सम्राट अशोक के धम्म का स्वरूप आदि के बारे में अध्ययन किया था और आज हम मौर्य प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्य प्रशासन राजतंत्रात्मक प्रशासन था जिसने पहली बार भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था और मौर्य काल में अर्थव्यवस्था पर राजकीय नियंत्रण सर्वाधिक था। उस समय राजा को प्रशासन में सहायता देने के लिए 18 केंद्रीय पदाधिकारियों का एक समूह होता था जिसे तीर्थ भी कहा जाता था। ये महामात्य भी कहे जाते थे और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यानी केंद्रीय पदाधिकारी मंत्री एवं पुरोहित थे और मंत्रियों की नियुक्ति हेतु इनके चरित्र को परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण भी कहते थे। मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। अब प्रथम श्रेणी के जो पदाधिकारी थे उनकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में उनकी संख्या 18 मिलती है और उन्हें तीर्थ भी कहा जाता था। इनमें मंत्री और पुरोहित, समाहर्ता यानी राजस्व का संग्रहकर्ता, सन्निदाता, कोषाध्यक्ष, सेनापति, युवराज, प्रदेष्टा, नायक, कर्मांतिक, व्यवहारिक, मंत्री परिषदाध्यक्ष, दंडपाल, अंतपाल, दुर्गपाल, नागरिक, नगर का प्रमुख अधिकारी, प्रशासता यानी राजकीय कागजों को सुरक्षित रखने और राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी, दोवारिक, अंतर्वशिक यानी सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रधान और आठविक। ये 18 केंद्रीय पदाधिकारी थे। मंत्री परिषद से नीचे द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी थे जिनकी संख्या 26 मिलती है अर्थशास्त्र में और उन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। इनमें प्रमुख थे मुद्रा व टकसाल का अध्यक्ष यानी लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था इसे, ये सिक्के जारी करता था। पण्याध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष था। पोतवाध्यक्ष मापतोल का अध्यक्ष था। शुल्काध्यक्ष चुंगी वसूलने के लिए अध्यक्ष था। सूत्राध्यक्ष वस्त्र उत्पादन गतिविधियों का अध्यक्ष था। शीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। नवाध्यक्ष नौसेना का अध्यक्ष था। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष था। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट अधिकारी था। आकाराध्यक्ष, सूराध्यक्ष, कोष्ठागाराध्यक्ष, स्वर्णाध्यक्ष, हस्ती अध्यक्ष, देवताध्यक्ष, लोहाध्यक्ष, इस प्रकार ये 26 अध्यक्ष थे। ये द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी थे। मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था, जबकि मंत्रिणय के सदस्यों को 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। यानी मंत्रिणय में 2-3 पदाधिकारी होते थे केंद्रीय पदाधिकारी, और उसके बाद में जो केंद्रीय पदाधिकारी थे जो 18 थे वो मंत्री परिषद के सदस्य थे और उनसे नीचे द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी 26 थे। इस प्रकार मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत प्रशासन था। प्रांतीय प्रशासन
मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 तथा अशोक के समय में 5 प्रांत हो गए थे और उस समय प्रांतों को चक्र कहा जाता था। 5 प्रांत थे। उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी, मध्य देश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और कलिंग जिसकी राजधानी तोसाली थी। इस प्रकार मौर्य काल में 5 प्रांत थे। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, मध्य देश, कलिंग, ये 5 प्रांत थे। और प्रांतों में प्रांतपति या युवराज होते थे जो कि राजवंश के राजा के निकट संबंधी होते थे। प्रांतीय जो प्रशासन है उसके बाद में उसके नीचे मंडल या कमिश्नरी के समान यानी आधुनिक संभाग के समान इकाई होती थी जिसका प्रशासन प्रादेशिक अधिकारी करता था। और मंडल का विभाजन आहार या विषयों में किया गया था जिन्हें जिले कहा जाता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक कहलाता था और जिले जो इकाई थी उसका विभाजन 4 भागों में था। स्थानीय यानी 800 गांवों का समूह था, उस इकाई को स्थानीय कहा जाता था। द्रोणमुख 400 गांवों का जो समूह होता था वो द्रोणमुख था। खावर्टिक 200 गांवों का समूह था। संग्रहण 100 गांवों का समूह था, कई जगह 10 गांवों का भी उल्लेख मिलता है। और उसके नीचे गांव होता था यानी ग्राम, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। गोप के अधीन यानी जो संग्रहण जो इकाई थी उसका प्रमुख गोप कहलाता था और ग्राम का प्रधान ग्रामिक कहलाता था। इस प्रकार ये जो प्रशासन का मौर्य साम्राज्य का प्रशासन का विभाजन था। सैन्य व्यवस्था, उस समय सैन्य व्यवस्था भी अच्छी थी। मेगस्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन 6 समितियों द्वारा देखा जाता था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। सेना के 5 प्रमुख अंग थे: पैदल, अश्व, हाथी, रथ तथा नौसेना। इस प्रकार अंतपाल जो अधिकारी था वो सेना का प्रशासन देखता था और अंतपाल है वो सेना के प्रशासन के साथ साथ सीमांत क्षेत्रों की भी देखभाल करता था। नौसेना का प्रधान नवाध्यक्ष कहलाता था। तो उस समय शक्तिशाली सेना भी थी और नौसेना भी थी। न्याय व्यवस्था, सम्राट सर्वोच्च व अंतिम न्यायाधीश था और अर्थशास्त्र में यानी जो मौर्यकालीन प्रशासन है उसका अधिकतर विवरण अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में मिलता है। तो अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन मिलता है: धर्मस्थीय, इन्हें दीवानी अदालत कहा जाता था, और कंटक शोधन, ये फौजदारी अदालत तथा राज्य व नागरिकों के मध्य होने वाले विवादों का निपटारा करती थी। नगर के न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद के न्यायाधीश को राजुक भी कहा जाता था। फौजदारी मामलों के न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। यानी 2 प्रकार के न्यायालय थे: धर्मस्थीय जिनमें दीवानी संबंधी मुकदमे होते थे और कंटक शोधन फौजदारी अदालत थी। चाणक्य के अनुसार मौर्य शासन व्यवस्था में न्याय के 4 प्रमुख अंग थे: धर्म, व्यवहार यानी समकालीन विधि संहिताएं, चरित्र और राजशासन। चोरी व लूट के मामलों को साहस कहा जाता था और इन्हें धर्मस्थीय न्यायालयों में पेश किया जाता था। गुप्तचर व्यवस्था,
मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी भी मिलती है। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। ये दो प्रकार के होते थे, संस्था यानी एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर और संचरा यानी भ्रमणशील गुप्तचर। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस आपको ध्यान में रखना है। दो प्रकार थे, संस्था और संचरा। राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु महिला अंगरक्षिकाएं भी होती थी, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। और प्रांतों में, जिलों में विभिन्न प्रकार की जानकारी गुप्तचर इकट्ठा करके वे राजा को भेजते थे। इनके अंतर्गत भी जो संस्था और संचरा गुप्तचर हैं, इनके भी अलग अलग प्रकार थे। संस्था गुप्तचर 5 प्रकार के थे। कापटिक यानी दूसरों के रहस्य को जानने वाला, उदास्तिक यानी सन्यासी वेशधारी, गृहपथिक गरीब किसान के वेश में रहने वाले, वैदेहिक यानी गरीब व्यापारी के वेश में रहने वाले, तापस यानी सिर मुंडाए हुए। और संचरा के अंतर्गत भी सत्री यानी समुद्री विद्या, ज्योतिष, इनमें जो निपुण गुप्तचर, तीक्ष्ण खतरे में कार्य करने वाले गुप्तचर, शरद यानी क्रूर प्रवृत्ति के गुप्तचर, परिवाज्रिका यानी सन्यासी के वेश में कार्य करने वाले गुप्तचर, और परिवाज्रिका यानी सन्यासी के वेश में काम करने वाले परिवाज्रिका यानी सन्यासी के वेश में गुप्तचर कार्य करने वाली स्त्री। तो इस प्रकार मौर्यकालीन प्रशासन काफ़ी विस्तृत था। और ये जो एग्जाम्स में निबंधात्मक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्यकालीन प्रशासन की विस्तृत विवेचना कीजिए, तो आपको इस वीडियो को सुनने के बाद में जो होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उसको आपको हल करना है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।